ब्रिक्स की मीटिंग से पहले चाइना ने हमारे साथ बैठक की, लेकिन सिर्फ एक देश की वजह से पाकिस्तान इस संगठन की बैठक में शामिल नहीं हो पाया। 27 जून 2022 को यह बात पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कही थी। भले ही पाकिस्तान ने किसी देश का नाम ना लिया हो, लेकिन इशारा इंडिया की तरफ ही था। दरअसल वो ब्रिक्स में शामिल होना चाहता है, लेकिन इंडिया की वजह से नहीं हो पा रहा है। और अब एक और देश जो ब्रिक्स में भी शामिल होना चाहता है, नाम है तुर्की। अब तुर्की के इस फैसले से अमेरिका नाराज होने वाला है और चाइना खुश। पर बात यहाँ पर इंडिया पर आ जाएगी कि वो शामिल होने देगा या नहीं। अब आप कहेंगे कि यार अगर तुर्की ब्रिक्स में शामिल होना चाहता है तो फिर दिक्कत ही क्या है, हमारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है। दरअसल इसके पीछे चाइना और पाकिस्तान दोनों हैं। अब तुर्की पहला ऐसा नेटो देश है जो ब्रिक्स में शामिल होना चाहता है। इसके साथ ही ये देश इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है और नेटो इस लड़ाई में सिर्फ बड़ी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है, बल्कि ये सारी लड़ाई ही नेटो के चक्कर में चल रही है। ऐसे में एक नेटो देश का ऑपोजिट खेमे में जाना बहुत बड़ी बात है और इसलिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि तुर्की ऐसा क्यों करना चाहता है। आखिर ये ब्रिक्स है क्या, इंडिया को नुकसान क्या होने वाला है और चाइना का फायदा क्या होने वाला है, सब कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। Turkey has formally asked to join the BRICS group of emerging market nations. Why is Turkey really interested in being a BRICS member, and how would that affect European nations? Turkey has formally applied to join the BRICS group of emerging market nations. देखिए, न्यूज एजेंसी ऐप की एक रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की के एक ऑफिशियल ने बताया है कि तुर्की ब्रिक्स में शामिल होना चाहता है। बस अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट किसी की तरफ से नहीं की गई है, लेकिन रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के स्पोक्स पर्सन दिमित्री पेस्कोव ने भी 2 सितंबर को कहा था तुर्की ब्रिक्स में शामिल होना चाहता है। माने खबर तो पक्की है, तो फिर दिक्कत कहाँ है। अब तुर्की नेटो की मेंबर कंट्री है। नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1949 में बनाया गया था। इसे बनाने वाले अमेरिका, कनाडा और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज थी, जिन्होंने इसे सोवियत यूनियन से अपनी सिक्योरिटी के लिए बनाया था। दरअसल ये वो दौर था जब दुनिया 2 पोल्स में बटी हुई थी। एक सुपर पावर अमेरिका था और दूसरा सोवियत यूनियन। ऐसे में सोवियत यूनियन से टक्कर लेने के लिए नेटो बना, जिसमें बाद में एक के बाद एक और भी कई देश शामिल होते चले गए और अब तुर्की पहला ऐसा नेटो देश है जो ब्रिक्स में शामिल होना चाहता है। लेकिन सवाल ये भी आता है कि ब्रिक्स इतना ताकतवर बना कैसे कि एक नेटो मेंबर कंट्री इसमें शामिल होना चाहता है। दरअसल इसके यहां तक पहुंचने का सफर 3 स्टेज में पूरा हुआ है। पहली स्टेज RIC यानी रशिया, इंडिया और चाइना। 1990 के दशक में ये तीनों देश मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन की लीडरशिप रशिया नेता येवगेनी प्रिमाकोव के हाथ में होती है। तीनों देशों के साथ आने का मकसद दुनिया की फॉरेन पॉलिसी में अमेरिका के दबदबे को चुनौती देना था और साथ ही अपने रिश्ते को नए सिरे से खड़ा करना। दूसरी स्टेज ब्रिक यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। 2001 में इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स ने इन चारों देशों को इकोनॉमी के लिहाज से दुनिया की सबसे तेज बढ़ती इकोनॉमी बताया। इसके बाद 2009 में इन देशों ने साथ आकर ऑर्गेनाइजेशन बनाया, जिसे ब्रिक नाम दिया गया। तीसरी स्टेज ब्रिक्स यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। चाइना के अफ्रीका से शुरू से रिश्ते अच्छे रहे हैं, इसलिए 2010 में अफ्रीका कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए साउथ अफ्रीका को इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनाया गया। तब इसे अपना आखिरी रूप मिला और ये ब्रिक्स कहलाया। आज EU को पछाड़कर ब्रिक्स दुनिया का तीसरा ताकतवर इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन बन गया है। जी हाँ, आलम तो ये है साहब कि वेस्टर्न कंट्रीज जब मंदी में फंसी थी, तब भी ब्रिक्स देश तेजी से आगे बढ़े। 2008-9 में जब वेस्ट फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था, तब भी ब्रिक्स की इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ रही थी और यही वजह है साहब कि ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के बनने का कॉन्सेप्ट ही राइजिंग इकोनॉमी के ऊपर टिका है। माने उन देशों की इकोनॉमी जिनमें तेजी से आगे बढ़ने और वेस्ट को टक्कर देने की हिम्मत है। पहले वेस्ट यानी अंकल सैम वाले देश दुनिया की 60 to 80% इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहे थे। अब इनकी जगह धीरे धीरे ब्रिक्स देश ले रहे हैं। ब्रिक्स के ज्यादातर देशों का मानना है कि दुनिया की बड़ी संस्थाओं जैसे कि IMF, WTO, UN और वर्ल्ड बैंक में भारत का जितना रोल होना चाहिए उतना नहीं है।
IMF और वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट और डायरेक्टर ज्यादातर यूरोप और अमेरिका से होते हैं। ऐसे में ग्लोबल साउथ देशों को एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत थी जो वेस्टर्न कंट्रीज का सामना कर गरीब और डेवलपिंग कंट्रीज को आगे बढ़ा सके। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर ब्रिक्स बनाया गया। इसे बेसिकली चाइना की लीडरशिप वाला ग्रुप माना जाता है। अब चूंकि इसमें रशिया और चाइना दोनों हैं, तो कई लोग इसे वेस्ट को चैलेंज देने वाले ग्रुप के तौर पर भी देखते हैं। और अब इंडिया में भी इसका बड़ा कद रखता है। ये कद इतना बड़ा है साहब कि इस ग्रुप लीडर भले ही चाइना को माना जाता है, पर इंडिया की वजह से ही चाइना चाहते हुए भी पाकिस्तान को ब्रिक्स में ऐड नहीं कर पा रहे। टर्की से इंडिया पर क्या असर होगा? अब आइए टर्की पर वापस आते हैं, जो कि नेटो की मेंबर कंट्री है और चाइना और रशिया इसे अपने ओपोजिशन के तौर पर देखते हैं। इधर इंडिया के साथ भी टर्की के रिश्ते ऐसे हैं कि ना तो अच्छे हैं और ना ही बुरे, लेकिन तुर्की कश्मीर के मामले में पाकिस्तान के सपोर्ट में बोलता रहा है और अर्दोगान कई बार कश्मीर का मुद्दा UN में उठा चुके हैं। ऐसे में तुर्की ब्रिक्स में शामिल होता है तो इंडिया उसे सपोर्ट करेगा। इसकी उम्मीद सिर्फ वो तब लगा सकते हैं जब वो पाकिस्तान और कश्मीर को लेकर हमें कॉन्फिडेंस देगा कि फालतू की दखल नहीं करेगा। तुर्की में ब्रिक्स में शामिल होने की खबर पर इंडिया के फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी और रशिया में इंडिया के एम्बेसडर रहे कन्वल सिंबल ने लिखा है, नेटो मेंबर होने के साथ साथ तो तुर्की ब्रिक्स में शामिल नहीं हो सकता। माने वो एक साथ दोनों हाथों में लड्डू नहीं ले सकता। ब्रिक्स का एजेंडा इकोनॉमिकल सपोर्ट से भी आगे जाता है, ये पॉलिटिकल भी है। इंटरनेशनल लेवल पर सत्ता का फिर से बैलेंस बनाना भी इसके टारगेट में शामिल है और इसका इकोनॉमिक टारगेट भी इसी डायरेक्शन में बढ़ता दिखता है। जो देश ब्रिक्स में शामिल होना चाहते हैं वो वेस्ट से आगे, यानी मोटे मोटे तौर पर अमेरिका से आगे निकलकर अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को एक्सपैंड करना चाहते हैं और इसीलिए ब्रिक्स बना भी है। अब इंडिया के लिए भले ही टर्की का आना सही नहीं रहेगा, लेकिन ब्रिक्स में टर्की के आने से रशिया की ताकत बढ़ती है। रशिया के तुर्की से अच्छे रिश्ते रहे और उन्हीं रिश्तों को देखते हुए रशिया तुर्की की मदद कर सकता है। लेकिन ब्रिक्स में तुर्की को लाने के कुछ अंजाम भी होंगे, क्योंकि वो एक नेटो मेंबर कंट्री है। ऐसे में एक फैसला अभी टर्की को भी लेना होगा। वो फैसला होगा कि क्या वो ब्रिक्स को ज्वाइन करने के लिए नेटो को छोड़ेगा। पिछले साल अगस्त में ब्रिक्स के एक्सपेंशन की बात हो ही रही थी, तो इंडिया के एक्सपर्ट्स ने कहा था कि ऐसा लगता है कि नए मेंबर्स को शामिल करने के मामले में चाइना की छाप है, जो रशिया के सपोर्ट से ब्रिक्स को बहुत तेजी से एक्सपैंड करने के मूड में नजर आ रहा है। जिस तरह चाइना ने शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO में इंडिया को सिर्फ पाकिस्तान के साथ ही आने दिया, उसी तरह अब ब्रिक्स में राइवल्स की जोड़ी में इंडिया और चाइना के अलावा 3 नए राइवल्स के भी शामिल होने के चांसेस हैं। ईरान और सऊदी अरब, मिस्र और इथियोपिया, ब्राजील और अर्जेंटीना। अब वैसे देखिए इंडिया ब्रिक्स का एक्सपेंशन नहीं चाहता है, लेकिन UAE की एंट्री के लिए इंडिया ने जोर लगाया था, जिसके बाद चाइना ने खुश होकर ये कहा कि ये एक्सपेंशन ऐतिहासिक है। इसलिए कई लोग मानते हैं साहब कि ब्रिक्स का एक्सपेंशन इंडिया के हक में नहीं होगा, बल्कि इससे चाइना की पोजीशन मजबूत होगी। खैर, अब आते हैं उस सवाल पर कि इंडिया ब्रिक्स में नए देशों के शामिल होने का क्यों विरोध कर रहा है। दरअसल अब तक करीब 40 देशों ने ब्रिक्स में शामिल होने की ख्वाहिश जाहिर की है। इसके लिए चीन सबसे ज्यादा एक्साइटेड है, जबकि दूसरे देश नए देशों की एंट्री को लेकर अभी हिचकिचा रहे हैं। अब बाकी की बात करेंगे, पर इंडिया के हिचकिचाने की 3 बड़ी वजहें बताई जा रही हैं। पहला, मेंबर बनने का कोई क्राइटेरिया तय नहीं। फिलहाल ब्रिक्स में जो देश हैं उनका बड़ा क्राइटेरिया इकोनॉमी है। हालांकि इसे लेकर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशंस में दूसरे देशों को किस बेस पर शामिल किया जाना चाहिए। माने नए मेंबर्स को इकोनॉमी के बेस पर शामिल किया जाए या ज्योग्राफी के बेस पर, इसके लिए अभी नया रूल बनाने की जरूरत है, जो कि देश मिलकर बना सकते हैं। इसके एक सॉल्यूशन से यह भी बताया जाता है कि पहले देशों को ऑब्जर्वर का स्टेटस दिया जाए, फिर उनकी परफॉर्मेंस के बेस पर उन्हें ब्रिक्स के मेंबर का स्टेटस दिया जाए। दूसरा, मैनेज करने की दिक्कत। अगर बहुत ज्यादा देशों को ब्रिक्स में शामिल कर लिया जाता है तो उन्हें मैनेज करना मुश्किल रहता है, फैसला लेने में परेशानियां आती हैं और दुनिया ने, खासकर रशिया ने कोल्ड वॉर के दौरान बने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के साथ ऐसा होते हुए देखा भी था, और इंडिया भी इसके फाउंडिंग मेंबर्स में था। 70 से 80 देश इसके मेंबर्स थे। अभी ब्रिक्स में कम देश होने की वजह से फैसला लेने में आसानी होती है। ऐसे में ज्यादा मेंबर्स को शामिल करना एक बड़ा चैलेंज भी होगा। तीसरा, चीन के दबदबे का डर। देखिए 10 से 12 साल में 40 देशों की ब्रिक्स में शामिल होने की चाहत जाहिर कर चुके हैं। वहीं चीन के विस्तारवाद के मंसूबों की वजह से
ऑर्गेनाइजेशन में इतने देशों को शामिल करना इंडिया के लिए खतरा साबित हो सकता है, क्योंकि चाइना और रशिया दोनों ही ब्रिक्स को वेस्टर्न कंट्रीज के खिलाफ बने ग्रुप के तौर पर प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, जबकि इंडिया के वेस्ट के साथ भी रिलेशन अच्छे हैं। चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट में कई सारे देश शामिल हैं, लेकिन भारत नहीं है। ब्रिक्स में चीन को भारत भी मिल रहा है और ग्लोबल साउथ के दूसरे देश भी मिल रहे हैं। ऐसे में चीन ये चाहता है कि ज्यादा सदस्य जोड़कर वो उन्हें अमेरिका के खिलाफ अपने गुट में शामिल कर सके, जबकि भारत, साउथ अफ्रीका और ब्राजील का मानना है कि अगर एक्सपेंशन होता है तो वो बैलेंस तरीके से किया जाए। ब्रिक्स की अगली बैठक अक्टूबर 2024 को रशिया में होनी है और वहां पर अब कई फैसले लिए जा सकते हैं। नाउ अर्दोआन ब्रिक्स में क्यों आना चाहते हैं? अर्दोआन दरअसल तुर्की की सत्ता में 2 दशक से ज्यादा वक्त से हैं। समाचार एजेंसी एपी और राइटर्स के मुताबिक तुर्की ने राष्ट्रपति रेचेप तैयप अर्दोआन की पार्टी के प्रवक्ता उमर सेलिक ने कहा है कि अर्दोआन कई बार कह चुके हैं कि तुर्की ब्रिक्स का मेंबर बनने की चाहत रखता है। अर्दोआन तुर्की के लिए अब इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी अपनाने की तरफ बढ़ते दिखते हैं ताकि दुनिया में अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ा सके। इसलिए तुर्की यूरोपीय यूनियन में शामिल होना चाहता था, लेकिन उसे जगह नहीं मिली। तुर्की ने इसके लिए 2005 में बातचीत शुरू की थी, लेकिन वो फेल रही। कई लोग कहते हैं साहब कि मुस्लिम मेजॉरिटी होने की वजह से तुर्की को ईयू में जगह नहीं मिली। ऐसे में तुर्की अपनी पहचान को लेकर जूझता रहा है। नेटो में होने के बावजूद तुर्की की लाइन नेटो के रुख से बिल्कुल अलग होती है। अर्दोआन अपने आप को दोनों तरफ रखने की कोशिश करते हैं। अगस्त के आखिरी हफ्ते में अर्दोआन ने कहा भी था कि तुर्की को ईस्ट और वेस्ट दोनों से ही रिश्ते बेहतर करने चाहिए। अर्दोआन ने कहा था, हमें यूरोपीय यूनियन और शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में से किसी एक को नहीं चुनना होगा, बल्कि हमें इन दोनों और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से भी रिश्ते बनाने होंगे। पर सवाल यहाँ पर यही है कि क्या ये पॉसिबल है? क्या आप एक साथ 2 जगह हो सकते हैं? चाइना और रशिया का रुख। देखिए, चाइना और रशिया का रुख ये रहा है कि वो ब्रिक्स को एक्सपैंड करना चाहते हैं, क्योंकि दोनों ही वेस्ट के सामने एक ऐसा बड़ा और मजबूत ग्रुप खड़ा करना चाहते हैं जो कि न सिर्फ इन दोनों की ताकत को दुनिया में दिखा सके, बल्कि वो अमेरिका को भी दुनिया में कमजोर कर सके। ऐसे में अगर तुर्की ब्रिक्स का मेंबर बन जाता है तो एक बड़ा दांव होगा। इसके तहत यूरोपीय यूनियन का एक उम्मीदवार और नेटो मेंबर ब्रिक्स का मेंबर बन जाएगा और एक तीर से 2 निशाने भेज दिए जाएंगे। तुर्की के विदेश मंत्री हकन फिदान ने जून 2024 में चाइना दौरे के दौरान कहा भी था, हम ब्रिक्स में शामिल होना चाहते हैं और हम ऐसा क्यों नहीं चाहेंगे। दरअसल ब्रिक्स के जरिए तुर्की अपने इकोनॉमिक कंडीशंस को और मजबूत करना चाहता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसके लिए तुर्की रशिया और सेंट्रल एशिया के बीच गैस एक्सपोर्ट का गढ़ बनना चाहता है और चाइना रशिया ब्रिक्स के जरिए G7 देशों और अमेरिकी वर्ल्ड मैनेजमेंट को तोड़ना चाहता है। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और ब्रिक्स का एक्सपेंशन वेस्ट के इकोनॉमिक दबदबे को खत्म कर सकता है। चाइना पाकिस्तान को भी ब्रिक्स से जोड़ना चाहता है, हालांकि इंडिया इसके खिलाफ ही खड़ा नजर आता है। दुनिया की 40% आबादी वाले ब्रिक्स देशों की ग्लोबल जीडीपी में लगभग 1/3 हिस्सेदारी है, जिसकी वजह से ग्लोबल इकोनॉमी भी अब ब्रिक्स की तरफ झुकती हुई नजर आ रही है। नए देश ब्रिक्स से जुड़ना क्यों चाहते हैं? देखिए, जो देश ब्रिक्स की मेंबरशिप लेना चाहते हैं वो इसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, IMF, वर्ल्ड बैंक और UN जैसे वेस्टर्न कंट्रीज के वर्चस्व वाले ऑर्गेनाइजेशन को नए ऑप्शन के तौर पर रखते हैं। ग्लोबल साउथ के देशों को लगता है कि ब्रिक्स में उनकी ज्यादा सुनी जाएगी। ब्रिक्स के साथ आने से दूसरे मेंबर देशों के साथ मिलकर कारोबार, फाइनेंशियल हेल्प से लेकर इन्वेस्टमेंट तक सब कुछ हासिल करने का ज्यादा मौका मिलेगा। कई देश वेस्ट की ऑर्गेनाइजेशन की कड़ी शर्तों से परेशान हैं, लिहाजा वो ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक की मदद चाहते हैं। कुल जमा बात यह है साहब कि ब्रिक्स एक अच्छा और बेहतर एंड अपडेटेड ऑप्शन नजर आ रहा है, लेकिन बात वही है कि इसे कितना एक्सपैंड किया जा सकता है। चाइना और रशिया इसे जितना हो सके उतना बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन इंडिया और ब्राजील इसे बैलेंस रखना चाहते हैं ताकि इसकी हालत भी वेस्ट की तरह ही ना हो जाए। बाकी रही बात तुर्की की, तो इसका फाइनल फैसला रशिया में होने वाली मीट में लिया जाएगा। मोस्टली आपको क्या लगता है, पाकिस्तान का सपोर्ट करने वाली तुर्की को इंडिया ब्रिक्स में आने देगा? अपनी राय में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाएं।